नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो मंगलवार यानी आज मुनाफा वसूली बाजार पर हावी रह सकती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कमजोर दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो उसका ऊपरी लेवल है उसे फिसलकर 21,800 के पास है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में मजबूती है। एशियाई बाजारों में मामूली बिकवाली दिख रही है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट भी रिकॉर्ड हाई से फिसल गया। अगर कल की बात करें तो सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 71,731 पर हुआ बंद। लेकिन सबसे पहले निगाह डालेंगे आज की आर्थिक टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का कुछ ही देर में करेंगे उद्घाटन। वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओज और विशेषज्ञों से होनी है बातचीत। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 के तहत प्रधानमंत्री गोवा को 1,330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई रेपो रेट को रखेगा परिवर्तित। करीब 1 साल से रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। महिला पायलट्स के लिए आई अच्छी खबर। एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया 2023 में महिला पायलट्स को मिले 22% से ज्यादा लाइसेंस। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में सिविल एविएशन स्टेट मिनिस्टर वीके सिंह ने दी ये जानकारी। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 से, जिसके लिए गोवा आज पूरी तरह तैयार है, जो ऊर्जा के भविष्य को आकार देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे जो 9 फरवरी तक चलने वाला है। यह आयोजन देश के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन के लिए जो लक्ष्य है उसके उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ऊर्जा सम्मेलन 2024 देश की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। सम्मेलन में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। 900 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक भी इसमें शामिल होंगे। भारतीय एमएसएमई द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के नवाचारों के प्रदर्शन के लिए विशेष मेक इन इंडिया पैवेलियन भी बनाया गया है। I invite you to explore our transformative solutions, engage in insightful discussions, and witness firsthand how Indian Oil is leading the charge towards a more sustainable future. प्रधानमंत्री ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे, जिसे वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 10 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। सिर्फ 2 वर्षों में भारत ऊर्जा सप्ताह ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, बढ़ते उपभोक्ता आधार और आकर्षक निवेश वातावरण के साथ ऊर्जा परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधि इंडिया एनर्जी वीक में जुटेंगे, जो वास्तव में इसे एक वैश्विक सम्मेलन बनाएगा। नीति निर्माता, उद्योगपति और हितधारक आपसी सहयोग बढ़ाने, अवसरों का पता लगाने और साझेदारी को बढ़ाने के लिए एकजुट होंगे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव के लिए देश तैयार है। वहीं देश उस रफ्तार के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए देश और दुनिया की ज़्यादातर
रेटिंग एजेंसीज और अर्थशास्त्रियों ने भारत को लेकर अपने विकास दर अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। आर्थिक सहयोग संगठन और विकास संगठन ने जारी अपने नवीनतम अंतरिम आर्थिक आउटलुक में 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.2% कर दिया। विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले OECD ने पिछले साल नवंबर में अपने पहले आउटलुक में भारत के विकास दर को 6.1% रहने का अनुमान जताया था। लेकिन अब आउटलुक में कहा गया है कि कड़ी वित्तीय स्थितियों के बावजूद उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं आमतौर पर तेज गति से बढ़ती रही हैं और जो बेहतर व्यापक आर्थिक नीति ढांचे भारत सहित कई देशों में बुनियादी ढांचे में मजबूत निवेश को दर्शाती हैं। OECD ने 2025 के लिए भारत में अपने विकास पूर्व अनुमान को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ महीने पहले ही अपेक्षा के साल से बेहतर प्रदर्शन करने की राह पर है, क्योंकि अमेरिका में बेहतर परिदृश्य ने यूरो क्षेत्र की कमजोरी को कहीं ना कहीं दूर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व आर्थिक वृद्धि 2023 में 3.1% से घटकर इस वर्ष 2.9% रहने की उम्मीद है, जो नवंबर में अगर इसका अनुमान जताया जाए तो वो 2.7% से बेहतर है। रिपोर्ट में यह भी माना गया कि अगर सभी देशों की स्थिति देखें तो निकट अवधि के हिसाब से भारत में मजबूती के संकेत हैं। यूरोप की तुलना में कमजोर स्थिति रहेगी और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निकट अवधि की वृद्धि सुस्त रहेगी। महंगाई दर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई दर विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सामान्यता रूप से अधिक रहेगी, जबकि 2024-25 में धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीति और ऊर्जा और खाद्य कीमतें महंगाई दर की मुख्य चालक रहेंगी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर के बाजारों का सूरत हाल। रुख सबसे पहले करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का जो शुरुआती लेवल था वो 21,000 का था। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी किन स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक रुख उसका ले लेते हैं। तो 21,800 के लेवल से नीचे फिसलता हुआ गिफ्ट निफ्टी शुरुआत में नजर आया था और अभी भी 21,837 का ही लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी का। रुख करते हैं कि भारतीय शेयर बाजार किन स्तरों पर ओपनिंग हुई थी। 71,780 का लेवल, 48 अंकों की बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग हुई। निफ्टी पर भी एक रुख डाल लेते हैं। हालांकि कल हमने देखा था कि मुनाफा वसूली हावी थी, तो 21,793 का लेवल 21 अंकों का सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। उन स्टॉक्स पर एक निगाह डालते हैं जो कि इस वक्त मजबूती के साथ डटे हुए हैं शेयर बाजार में। भारतीय एयरटेल, अल्ट्रा, सेमको, टाटा मोटर्स, मारुति, TCS, यानी दो दिग्गज काउंटर आपके ऑटो क्षेत्र से। और क्योंकि ऑटो सीधे तौर पर रेट सेंसिटिव सेक्टर माना जाता है और आज से मौद्रिक नीति समिति जो है वो अपनी बैठक शुरू करने वाली है, तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स और मारुति यहाँ पर हलचल होती हुई देख रहे हैं। अब उन स्टॉक्स पर एक नज़र जहाँ पर मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग हावी है। पावर ग्रिड, ICICI बैंक, ब्रिटानिया, SBI लाइफ, कोटक बैंक, 3 इंपॉर्टेंट बैंकिंग काउंटर्स फाइनेंशियल सेक्टर के, क्योंकि जिस तरह से आज मीटिंग शुरू होने वाली है RBI की, उस लिहाज से बैंकिंग, ऑटो, इन तमाम जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर उतार चढ़ाव की बात करें तो अमेरिकी बाजारों का एक रुख लेते हैं, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर के आंकड़े आए वो मजबूत थे, लेकिन डाउ अपने हाईएस्ट लेवल से फिसलता हुआ नजर आया। जो फ्यूचर्स है वो यही इशारा कर रहे हैं 38,363 का लेवल। S&P 500, नैस्डैक में भी कहीं ना कहीं गिरावट, क्योंकि अभी जो फेड के चेयरमैन है उनका ये मानना है कि बहुत जल्दबाजी करने का उनका कोई मन नहीं है जब हम रेट कट की बात करते हैं फेड के द्वारा। क्या यूरोपियन बाजार भी इस पर कदम ताल करते हुए नजर आए? तो यूरोपियन बाजार भी जिस तरह से जो मिनट्स जारी किए गए फेड द्वारा, उसका असर आप FTSE, CAC और DAX पर भी देख सकते हैं। लेकिन एशियाई बाजारों में हमने देखा था कि मिला जुला कारोबार, मामूली बढ़त हम देख सकते हैं। हैंगसेंग में 322 अंकों की, लेकिन जापानी बेंचमार्क निकाई और कॉस्पी में गिरावट नज़र आ रही है। तो मिला जुला कारोबार एशियाई बाज़ारों में फिलहाल यहाँ पर भी बिकवाली हावी होती हुई। और कच्चे तेल की बात करें तो $78 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हमने देखा था कि 77 के आसपास पिछले हफ्ते और 78 के बीच रहा था कच्चा तेल। तो आज शेयर बाजार की इन बड़ी खबरों के साथ साथ इन बाजारों की सूरत हाल पर रहेगी नजर। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आकर जानेंगे आज का फोकस क्या है। जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग,
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद विगत स्वागत और आइए अब रुक करते हैं सीधे आज के फोकस का। तो हाल ही में अंतरिम बजट में हमने देखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान लखपति दीदी स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि देश में लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला और अब इस योजना का जो लक्ष्य है उसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। और प्रधानमंत्री ने भी कल संसद में लखपति दीदी की योजना जो थी उसकी सफलता के बारे में ये कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि महिलाएं स्वावलंबी बन पाए। आइए सुनते हैं। चलिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। वो देश में, समाज में केवल 4 जातियों से परिचित हैं और वो हैं महिला, युवा, किसान अथवा अन्नदाता और गरीब। और इन्हीं जातियों के विकास से समस्त देश, राष्ट्र का विकास है। और यदि आज हम महिलाओं की बात करें तो आपके ध्यान में होगा कि गत 10 वर्षों में 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ अनेकों महिला केंद्रित निर्णय लिए गए, प्रशासनिक सुधार किए गए, ऐसी योजनाएं रचित की गई जो हर वर्ग की महिला तक पहुँचे, न केवल महिला की सुविधा के लिए बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी। तो ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन सारी की सारी योजनाओं की कल्पना की गई है। और उसके पीछे ये भी भाव रहा कि जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अगले 20-25 वर्ष हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं विकसित भारत की इस यात्रा के लिए, जो जाकर के 2047 में शताब्दी भारत में संपन्न होगी। तो अनिवार्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का और विशेषकर नारी का, जो लगभग 50% जनसंख्या से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको अपनी भूमिका निभाने का, अपना योगदान करने का भरपूर अवसर रहे पर्याप्त ढंग से। और इस नारी शक्ति और नारी सामर्थ्य को समर्पित यदि आप योजनाओं की तरफ ध्यान दिलाएं क्रम के तहत, तो आप देखेंगे कि सन 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आह्वान किया था स्वच्छता का और शौचालयों को निर्माणित करने का। हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस समय उसकी पीछे की भावना समझ में ना आई हो, या ये भी लगा हो कि इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है। लेकिन देखते ही देखते, जो कि प्रधानमंत्री जी की खूबी है, मोदी जी जो बात कहते हैं, जिस बात का आह्वान करते हैं, वो जन आंदोलन का रूप धारण कर लेती है।
एक ही बरस के भीतर 4 लाख महिला शौचालय निर्माणित हुए। आज महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या और कुल मिलाकर इन परिवारों के लिए लगभग 12 करोड़ तक पहुंच गई। और इन शौचालयों के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य की चिंता होती है, सुरक्षा भी मिलती है, सुविधा भी। हम में से बहुत से लोगों ने वो ज़माना देखा है जब दूर देहात के क्षेत्र में हमारी बहनें इंतज़ार किया करती थी भोर की पहली किरण का, कि थोड़ी थोड़ी रोशनी हो और पूरी तरह से उजाला भी ना हो, तो खेतों में जाती थी शौच के कारण। तो कितना अत्याचार और अन्याय वो करती थी अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ। और बहुत सारे परिवार अपने बच्चियों को स्कूल इसलिए नहीं भेज पाते कि वहाँ पर शायद शौचालय की पर्याप्त सुविधा ना थी। इसी प्रकार 10 करोड़ महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन परिवारों में, क्योंकि वो दौर भी गुजरा इस देश में कि सारा दिन महिला चूल्हा पकाने में बिता देती थी, उसका समय भी जाता, साथ ही साथ उसके फेफड़ों के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए भी उसका प्रतिकूल प्रभाव रहता। इतना ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी आप देखिए तो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का योगदान इस प्रकार का रहे कि अब वो ज़माना जाता रहा कि उनके भागीदारी की बात की जाती थी। अब उनके नेतृत्व का, उनकी लीडरशिप का ज़माना आया। इंडियन वुमेन हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रोल ऑफ पार्टिसिपेशन टू द रोल ऑफ लीडरशिप, एंड वुमेन पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट हैज़ इवॉल्व्ड इनटू वुमेन लेड डेवलपमेंट। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है अंतरिक्ष के विभाग में, जहाँ के आदित्य मिशन की मुखिया भी महिला और चंद्रयान की जॉइंट डायरेक्टर भी महिला। इतना ही नहीं, मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयास और हस्तक्षेप से महिलाओं को फौज में कमीशन की इजाज़त दे दी गई, एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स की, और हर एक क्षेत्र में। और आज आपने देखा पिछले ही सत्र में महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण का भी विधेयक लाया गया, और प्रत्येक क्षेत्र में। और आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसके तहत भी लगभग 3-4 करोड़ मकान, क्योंकि ये ऐसा समाज है, यदि आप कल्पना करेंगे, जिसमें कच्चे मकान में रहना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं समझा जाता था। एक तरह की हमारी मानसिकता इस प्रकार से बन चुकी थी कि एक वर्ग ऐसा था जिसके शायद भाग में लिखा होता था कि कच्चे ही मकान में पैदा होना। हमारे पूर्वज भी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर गए। लेकिन आज एक आकांक्षा जागी है, हसरत जागी है लोगों के भीतर, भारतवासियों के भीतर, और ये मकान महिलाओं के नाम किए जा रहे हैं। इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में महिला को न केवल भागीदारी मिले बल्कि वो पुरुष की अगुवाई करे, इस प्रकार की व्यवस्था पिछले 10 वर्षों में की गई है। और निरंतर ये प्रयास, ये क्रम जारी है। और आने वाले समय में जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चय ही महिलाओं का योगदान और उनकी भूमिका शताब्दी भारत के निर्माण में और प्रमुखता से सामने आएगी। सर, कल प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे बड़ा मुद्दा था वो परिवारवाद, और साथ ही साथ जिस तरह की एक्शंस मोदी सरकार ले रही है करप्शन के खिलाफ। ईडी की रेड्स को जो है राजनीतिक दल, जो अपोजिशन है, वो ये कहते हैं कि वो इसलिए की जा रही थी कि इन एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड्स चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो परिवारवाद का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पहली बार मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद भारतवासियों को एहसास होने लगा कि लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है। यदि लोकतंत्र का भाव ये है, लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि किसी भी घर में कोई बच्चा जन्मे, घर बड़ा हो के छोटा, ऊंचा हो के नीचा, उसकी माँ ये साहस कर सके, ये स्वप्न देखने की कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर के ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है। वो स्वतंत्रता का एहसास हमारी मानसिकता में पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ। वरना हम वंशवाद के आड़ में, वंशवाद के पर्दे में पनप रहे उस पुष्ट दर पुष्ट राज को ही लोकतंत्र समझ बैठे थे। और पहली बार हमारे, आप राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री जी को देखिए, सामान्य समाज के वर्ग से आकर के उस पद पर आसीन होकर के, जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं में भी एक आकांक्षा जागी, एक उम्मीद जागी, आशावाद जागा है। वरना 2014 से पहले का अगर आप आलम देखें, क्योंकि इसका एहसास करने के लिए, इसको समझने के लिए अनिवार्य कि आप तुलना करें, तर्क तथ्य तुलना हो। देखिए 2014 से पहले कैसा वातावरण था कि साहब कुछ एक परिवार है जिनके हिस्से में सब कुछ आता है, वरना हमारा तो भविष्य कुछ नहीं। और हमारे युवा
इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब मौका मिले और देश छोड़कर के बाहर चले जाए। और आज वही युवा वापस देश आने के लिए उत्सुक थे। और जहाँ तक एजेंसीज का संबंध है, जब कांग्रेस वाले ये बात करते हैं कि किसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो अपने चश्मे से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया उसी मानसिकता से वो इस बात का इजहार कर रहे हैं। उन्हीं के दौरान, उन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिजन इन केज, कि ये एक परिंदा है जिसको बांध के रखा गया है पिंजरे में। ये यूपीए सरकार के लिए कहा गया, एनडीए सरकार के लिए नहीं कहा गया। और आज भी 10 वर्ष बीत जाने के बाद जितने भी घोटाले आ रहे हैं पिछली सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ आ रहे हैं। वर्तमान में 10 साल में किसी भी मोदी जी की मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई इस प्रकार का आरोप या घोटाला देखने में नहीं आया। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि लोकतंत्र के श्रेष्ठ मूल्यों का पालन करते हुए मोदी जी की सरकार और मोदी जी इन संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देते। और जिन लोगों को आपत्ति है या जो इस प्रकार की बातें करते हैं, वो शायद इसकी आड़ में अपने गुनाह, अपने पाप छिपाने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के लिए 4 ही जातियां हैं, जिसमें हम बात करते हैं गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है और बहुत काम किया गया है, चाहे शौचालयों की बात करें, चाहे गैस कनेक्शन की। और क्योंकि हम महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई स्कीम है लखपति योजना, दीदी योजना, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने कल संसद में साफ तौर पर कहा कि इसका दायरा बढ़ाना, इसका विस्तारीकरण इस बात का परिचायक है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। करीब करीब 1 करोड़ लखपति दीदी आज देश में, और जब मेरी उनसे बातें होती है, उनका जो आत्मविश्वास देखता हूं, मेरा पक्का विश्वास, हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले हमारे कार्यकाल में 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश के अंदर देखेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। और इसी लखपति दीदी योजना पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत सिंह साहब जुड़े हैं, अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय से। चरणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर और बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे अपना समय निकालने के लिए। चरणजीत जी, पहला सवाल मेरा यही है कि बहनों को लखपति बनाने के लिए जिस तरह से इस योजना की शुरुआत की गई और अब इसका विस्तारीकरण किया जाएगा, सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं में आत्मविश्वास भरती हुई लखपति दीदी योजना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मेरे को मौका दिया इस मंच पे आने का और अपनी बात रखने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने कहा कि लखपति दीदी के बारे में, ये क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ये जो 2013-14 से योजना शुरू हुई थी, इसमें जो भी गरीब परिवार से महिलाओं थी उनको जोड़ के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर जो गरीब परिवार है खुद ही गरीबी को कहते कि दिशा में काम करेगा तो वो जल्दी से गरीबी से बाहर आ सकता है। तो ये मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हुई है कि आज हम 10 करोड़ जो ऐसे जो परिवारों को 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ चुके हैं। तो पहला काम तो हमारा था इनको संगठित करना जी। फिर दूसरा काम था इनको कहते कि बैंकों के साथ जोड़ना ताकि इनको ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा ये जो स्वयं सहायता समूह है लगभग 8 लाख करोड़ जो है बैंकों से ऋण ले चुके हैं। और जो इन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट ऋण ली है, इसमें इन्होंने बहुत से आजीविका के काम दिए हैं। सिंह साहब, इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है आगे बढ़ते हुए हमारा ये मकसद है कि एक परिवार को इतनी आय हो कि वर्ष भर में वो हमारी महिला 1 लाख रुपया कमा सके। बिल्कुल सिंह साहब, इसमें जो स्वयं सहायता समूह है उनका रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को उससे जोड़ना और फिर उन तक इस ऊर्जा का संचार करना कि अगर वो सशक्त होती हैं तो पूरा घर सशक्त होता है। बिल्कुल,
तो हमारा तो शुरू से ही यही मतलब काम रहा है कि इनको स्वयं सहायता समूहों को पहले सशक्त किया जाए। सशक्त मतलब कैसे किया जाए? उनके अंदर एक आत्मविश्वास हम जगाते हैं कि आप लोग कहते हैं इकट्ठा होकर काम करो तो कुछ भी काम कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे वो दूध के क्षेत्र में काम कर रही हो, यहाँ तक कि अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए ड्रोन सखी का भी कार्यक्रम कहते कि लागू कर दिया ताकि वो ड्रोन भी चलाएंगी। सिंह साहब, अगर संक्षिप्त में जानना चाहें तो किन किन कामों के लिए जो बेहतरीन काम है जिनके जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जब वो प्रशिक्षित हो जाएं, उनके हाथ को हुनर आ जाए, कौशल आ जाए, फिर वो जब ऋण के लिए अप्लाई करें तो फिर लखपति बनने की जो राह है वो आसान हो जाएगी? तो इसमें क्या है कि अपना देश बहुत बड़ा है और मतलब हर जगह डिफरेंट टाइप के काम चलते हैं। कहीं मतलब हमारी बहनें जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं, कहीं कहते हैं हैंडलूम का काम कर रही हैं, कहीं पशुपालन का काम कर रही हैं, कहीं खेतीबाड़ी का काम कर रही हैं, कहीं व्यवसाय का काम कर रही हैं। तो जैसी उनकी रुचि होती है उसी हिसाब से हम उनका प्रशिक्षण करवाते हैं। किन किन हम मान सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत होती है, हम जानना चाहेंगे जब वो इस योजना के लिए अप्लाई करती हैं? सिंह साहब, ये क्या है कि जो हमारी कहते हैं कि समूह में जुड़ चुकी है दीदी, या जो हमारी बहन इसमें जुड़ चुकी है, उसको फिर हम उसकी रुचि देखते हैं, फिर उसको बैंक से हम जो है कहते हैं कि जोड़ते हैं और उसको ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें छोटी सी बात कहते चाहूंगा, तो इसी दिशा में हमने काम करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कुछ दिन पहले एक कहते हैं MOU साइन किया है ताकि उनको कम से कम कहते कि कागज लगे और आसानी से उनका ऋण कहते कि बैंक से उनको मिल सके। और इसके लिए पूरा बैंक ने उनको एक कहते कि फॉर्मेट बना के दे दिया है। जैसे ही वो भरेंगे, जैसे मेरे को मुर्गी पालन करना है, मेरे को 1000 मुर्गी के लिए करना है, तो क्या क्या खर्चा आएगा, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली उससे फॉर्मेट से कैलकुलेट हो जाता है और बैंक वाले उसको तत्काल कहते कि ऋण दे देते। जी चरणजीत जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और हमारी तमाम जो बहनें आपको सुन रही थी, लखपति बनने के लिए जिस तरह की योजना सरकार ला रही है, हमारी कोशिश होती है कि उसका बेहतरीन प्रचार हम इस मंच से कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो लखपति दीदी योजना साफ तौर पर महिलाओं को जहाँ पर आत्मविश्वासी बनाने के लिए तो है ही, वहीं कैसे वो सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, ये उसकी परिचायक भी है। तो आज के ET फोकस में इतना ही और इकोनॉमी टुडे में भी बस इतना ही, और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल होगी मुलाकात एक नए फोकस के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।